ऑल गुड। चल, तो लास्ट क्लास में काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमें कहा था और मैसेजेस भी टेलीग्राम पर किए थे कि सर द नेक्स्ट क्लास फॉर नोट्स मेकिंग शुड बी फॉर GS4 एंड ऐसे। तो आज के क्लास में GS4 पर बात करना चाहेंगे, ऐसे का अलग से क्लास लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल द स्ट्रैटेजी फॉर GS4। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू how you should prepare your notes, how you can get the depth of that GS4. Getting my? So that is the introduction part. Once you have done that, after that we will go on the strategy part. Fine. चल, तो इस फोटो का कुछ मकसद है, देख सकते हैं आप। GS4 में खासकर ऐसा होता है कि मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ था कि ये नोट्स, वो नोट्स, ये लेक्चर्स, इनिशियली मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार GS4 का थीम क्या है। ठीक है, तो फिर जब तैयारी के दौरान मैंने खुद को कई बार, और आपके साथ भी बोल रहा हूं, कि किसी भी विषय की समझ के लिए डिमांड ऑफ द एग्जाम को एड्रेस करना जरूरी है। तो डिमांड ऑफ द एग्जाम कहां से पता चलती है बच्चे? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन देखें। सो लेट्स से मेरे पास प्रीलिम्स का और मेंस दोनों का ही कलेक्शन मैं रखता हूं अपने पास। तो उस टाइम पे मैंने कहा, क्या मान लो GS4 में मैंने देखा कि अच्छा किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अक्सर का टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टफ क्वेश्चंस बना देते हैं, और अगर हम टेस्ट सीरीज से अपने प्रिपरेशन को डायरेक्शन देंगे तो कई बार डिमोटिवेटिंग भी हो जाता है। सो टू सॉर्ट इट आउट व्हाट आई डिड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और डिमांड ऑफ दिस पेपर है क्या। तो उसके बेस पर जो हमने समझा वो ये था कि GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, मैंने इसमें अपनी समझदारी से एक चीज और जोड़ी, रेशनल एटीट्यूड। व्हाट आई मीन बाय इट, जब इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस GS4 के नाम पर जो बुखार आ रहा है उसको कैसे रिमूव करना है। आई डिड दैट विद माई रेशनल एटीट्यूड। मेरा जो तरीका था, मैंने क्या किया कि डिमांड ऑफ द एग्जाम समझा। देखना डियर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं स्लो चलूंगा क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल पेपर है आपके मेंस एग्जाम के अंदर। तो यहां से मैंने देखा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए के अंदर टर्म्स और यू कैन से डेफिनेशंस वाला पार्ट है और यहां पर केस स्टडीज वाला पार्ट। ठीक है, तो मेरे लिए GS4 में ये दो पार्ट हैं जिन पर मैं तैयारी करना चाहूंगा। ये सबसे ज्यादा तबाही मचाता है पार्ट 1, जो मैंने आपको कहा टर्म्स एंड डेफिनेशंस। एथिक्स, मोरालिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, वैल्यूज और वर्च्यूज के बीच में डिफरेंस क्या है। कोई 10 वैल्यूज लिखिए जो आप सिविल सेवक के अंदर देखना चाहते हैं। आई हैव ऑल्सो माई मेन्स पेपर ऑल्सो, एक जस्ट डेमो के लिए मैं मेंस का पेपर लेकर आया हूं। आई विल शो यू गाइस कि कैसे इसको हैंडल किया। सो नोट्स प्रिपरेशन कैसे करना है GS4 का, पहले मैं इस पर फोकस करूंगा, फिर उस वाले सेक्शन पर जाऊंगा। देखिए बेटा, टर्म्स एंड डेफिनेशंस का आप क्या कीजिए, कोई भी एक क्लास नोट्स, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट का, यू कैन गेट फ्रॉम द निर्माण ऑल्सो,
उस क्लास नोट से ये जो टर्म्स एंड डेफिनेशंस है, जैसे एथिक्स क्या है, मोरालिटी, मोरालिटी एक बड़ा एस्पेक्ट है कि एथिक्स एक बड़ा एस्पेक्ट है। व्हाट इज यूनिवर्सल इन नेचर, मोरालिटी इज वेरी मच सब्जेक्टिव, क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपके दिमाग में आने लगे तो आप इस दिशा में आप समझ लीजिए एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इनको रटते जा रहे हैं तो आई विल से यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। यहां सबसे बड़ी जो चीज है वो है इन टर्म्स का मीनिंग समझना। प्लीज नोट इट डाउन। जैसे ही आपने इन टर्म्स का मीनिंग समझ लिया ना दोस्त, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द प्रिपरेशन पार्ट इज डन। जैसे ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। ठीक है, एक सिविल सर्वेंट को उसके जो डिसीजन है वो ऑब्जेक्टिव, मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दीज आर द पैरामीटर्स, दीज आर द स्टैंडर्ड्स, मुझे उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिसीजन लेना है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशंस क्या हैं, रिस्पेक्टिव या रिलेटिव चीजें क्या हो रही हैं। सब्जेक्टिव मतलब आप इन रिलेटिव चीजों को भी माइंड करते हैं और इनके आधार पर भी स्टैंडर्ड्स भी रहेंगे और इन रिलेटिविटी जो फैक्टर्स हैं इनको भी कंक्लूड करके आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं। सो व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, where I should use the subjectivity, where I should use the objectivity। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब तक आपके दिमाग में ना चले समझ लीजिए कुछ गलत हो रहा है। और जैसे ही बच्चे ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलने लगे, योर लाइफ विल बी स्मूथ। दिस GS4 बिकम्स योर फेवरेट पार्ट। मतलब मेरा तो बना, बाकी ठीक है कोशिश कीजिए। तो पार्ट 1 में दोस्त क्या कीजिए, इन टर्म्स के जितने भी आपको चीजें यहां पर मिल रही हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, सिंपैथी, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, हर कंडीशन में एक सा रहना, एक निष्ठ रहना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रिटी पार्ट। अब जब आप इंटीग्रिटी का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो प्लीज उसको रटिए मत। क्या कीजिए, अच्छा इंटीग्रिटी कहां कहां यूज होता होगा, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्या सरदार पटेल और गांधी जी को क्या मैं कहीं यहां पर सोच सकता हूं उनके एग्जाम्पल से? क्या मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यहां सोच सकता हूं? क्या मार्टिन लूथर किंग या नेल्सन मंडेला, क्या उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज थी, क्या ये ट्रेड्स थे उनके अंदर? लिंकन। तो अगेन आई विल से कि इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, प्लीज नोट इट डाउन, अप्लाई कीजिए। अप्लाई कहां से, जो आपने जनरल स्टडीज में पढ़ रखा है उसके ऊपर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Once you start applying these definitions practically or pragmatically, believe me dear, you will feel wonder actually। आपको लगेगा कि अरे GS4 तो बहुत आसान था, कहां वो सर ने जो पहला पिक्चर दिखाया, मटेरियल खरीद 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 के इतना मोटा कर लिया। केवल एक चीज मैंने बताई, कोई भी एक क्लास नोट्स रख लीजिए जहां आपको ये डेफिनेशंस अलाइंड फॉर्म में मिल जाए और आप उनको एक बार पढ़िए, अप्लाई कीजिए अपनी GS नॉलेज को। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक एग्जांपल से दिखाऊं, चलो लेट्स से क्वेश्चन है सच्ची सहानुभूति, समझना, यह है सच्ची सहानुभूति, एक टर्म आ गया।
ठीक है, सिंपैथी और एम्पैथी अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक, मुझे केवल इतना पता हो कि व्हाट डज एक्चुअली मीन द एम्पैथी, व्हाट इज सिंपैथी, परानुभूति और समानुभूति। हिंदी में भी कई बार ना ऐसा लगता है यार मजा आ गया। परानुभूति, दूसरे को अनुभव करके, दूसरे को फील करके, उसकी समस्याओं को फील करके उस पर अपना बेस्ट एफर्ट डालना, ठीक है। अब इस प्रश्न का उत्तर देखिए, मेरी टेस्ट सीरीज की कॉपी मेरी खुद की है। उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा, सच्ची सहानुभूति ना केवल दूसरों की पीड़ा महसूस करना अपितु उस पीड़ा से राहत दिलाने में सहायता के लिए आगे बढ़ना भी है। जब मैं डेफिनेशन पढ़ रहा था तो मुझे इतना क्लियर था, सिंपैथी मींस द फर्स्ट पार्ट, केवल दूसरों की पीड़ा को महसूस करना। एम्पैथी मींस महसूस करना प्लस उसके लिए आगे आकर स्टेप्स लेना, मतलब दूसरे की चीजों को अनुभूत करके आगे उनके लिए कार्य करना, अपने बेस्ट एफर्ट्स डालना। अब आप उत्तर देखिए मेरा, और ये समझिए कि मैंने इसमें अपने जीएस की स्टडीज को कैसे यूज किया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु का स्टेटमेंट, मतलब ये डेली लाइफ में हम कई बार यूज करते रहते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने वहां से स्टार्ट किया और मैंने उनको कोट किया। कैलाश सत्यार्थी, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम क्या इससे कोई अनविग हो सकता है? क्या उन्होंने बाल श्रम बंधुआ मजदूरी के लिए काम एम्पैथी नहीं किया? क्या उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं थी? विक्रम साराभाई, एक मैंने सोसाइटल एंगल दिया, एक मैंने साइंटिफिक एग्जाम्पल उठाया। कम हियर। सरदार पटेल, ये जो वर्ड्स हैं प्लीज नोट इट डाउन, मैं बहुत आराम से चलूंगा यहां पर। देखिए जो मैंने सर्किल कर रखे, ये जो वर्ड्स हैं दोस्त, आपको इस पेपर में मार्क्स ये दिलवाते हैं, ठीक है। कितना कंसाइज आप लिख पा रहे हैं। और इसका एक तरीका बताऊं, जब आप डेफिनेशंस वाला नोट्स बनाना शुरू करेंगे, आपको सीक्वेंस से चीजें जब याद रहेंगी, समझदारी रहेगी, तो ये वर्ड्स रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्व जागरूकता भी आपने पढ़ा होगा जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ रहे होंगे, डेनियल गोलमैन का सिद्धांत। स्व अनुशासन, सोशल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस में ये पढ़ते हैं। तो किसी उसने मुझे एम्पैथी पर पूछा क्वेश्चन, तो मैंने जो बाकी डेफिनेशंस पढ़ रखी हैं, कहीं पर मैं ऑब्जेक्टिव यूज कर सकता हूं कि मुझे हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, कहीं पर मैं मोरालिटी यूज कर सकता हूं। समझ पा रहे हैं? तो जब आप एथिक्स का एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे जिसमें डेफिनेशंस हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, और जीएस में जो आपने पढ़ा है, आप इस एग्जांपल इस पूरे क्वेश्चन में बता दीजिए कि मैंने क्या कुछ ऐसा यूज किया जो आप जीएस में नहीं पढ़ते हैं। कुछ ऐसा है क्या? बताइए। नहीं। अब मतलब अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करूंगा, बस किसी ने अगर मुझे कमेंट दिया तो आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि अब धारणात्मक समझ अगर डेफिनेशंस टर्म्स के बारे में बन गई, देन यू हैव एनफ इंफॉर्मेशन टू पुट डाउन ऑन द पेपर एंड इट रियली वर्क्स, इट सेव्स योर टाइम। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो सेक्शन ए का अभी क्लियर है आपको? अच्छा, एक चीज और बताऊंगा यहां पर, सेक्शन ए में ही एक चीज और रहती है, फिलॉसफी से कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। मैं सही 20 वाला पेपर है, मैं इसका ही क्वेश्चन उठा लेता हूं। यहां पर लोगों को एक गलत फहमी है, और वो गलत फहमी क्या है मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ विचारकों को आपको पढ़ना है, उनके जो कथन है उनका एप्लीकेशन समझना। प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि बहुत लोग ब्लंडर करते हैं, महीनों इसी में लगाए रहते हैं। फिलॉसफी में एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, ठीक है।
और आपको इस स्टेटमेंट का एप्लीकेशन एज ए सिविल सर्वेंट सोचना होता है। जैसे मैं 6th बी पढ़ता हूं 2020 मेंस एग्जाम। स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें, महात्मा गांधी। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके सामने है। अब लोग क्या सोचते हैं कि मुझे महात्मा गांधी का सारा दर्शन पढ़ लेना है, ऐसे दोनों ने कुछ लिखा नहीं, वो तो उनके स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने बोला। अब उस क्वेश्चन का ये जो दिया इन्होंने, इसको एज ए ब्यूरोक्रेट आपको सोचना है। साइंस के फील्ड में कैसे हो सकता है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के फील्ड में कैसे हो सकता है, सोशल रिफॉर्म में कैसे हो सकता है, कल्चरल रिफॉर्म्स में कैसे हो सकता है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आज जो एकदम से कहें तो रसा यूक्रेन जो चल रहा है, इसमें इस चीज को कैसे देखा जा सकता है, प्री इंडस्ट्रियल एरा में कैसे इसको देखा जा सकता है। और ये सारी चीजें आप जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं दोस्त। तो यहां पर फिलॉसफी नहीं पढ़नी होती है, इस स्टेटमेंट का मतलब समझकर उसको डेली लाइफ, एक प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट डायमेंशंस में एक्सप्लोर करना होता है। तो प्लीज ये जो विचारकों वाला पार्ट है, इसमें विचारक मत पढ़ने लगिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट, मैं एक और उठाता हूं, नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित होती है, केवल एक भ्रांति है, एक अत्यंत अशिष्ट अवधारणा जिसमें भी कुछ भी युक्ति संगत नहीं है और ना ही सत्य। इस स्टेटमेंट को खोलना है। इस स्टेटमेंट के अंदर 4-5 कीवर्ड्स हैं, आप उन कीवर्ड्स को खोल ले जाइए। अब वो स्टेटमेंट सोक्रेटिस ने दिया है, एरिस्टोटल ने दिया है, आपको उनकी फिलॉसफी नहीं पढ़नी है दोस्त। यहां पर मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूं इस चीज को, और मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, स्टिल आई गॉट गुड मार्क्स इन दिस पेपर विद लेस एफर्ट्स आई एम सेइंग, क्योंकि मुझे डिमांड ऑफ द एग्जाम पता था कि ये फिलॉसफिकल स्टेटमेंट देने का मतलब है एज ए ब्यूरोक्रेट हाउ आई कैन यूज दीज स्टेटमेंट्स इन द सर्विसेज। Getting my point or not? So now it is up to you how you utilize that. I move on the second part. अच्छा, एक चीज और जस्ट मुझे याद आया अभी, इसी पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखना, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उन्होंने कहा भारत में लैंगिक असमानता के लिए कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी है। एक क्वेश्चन का पार्ट ये है, इस संदर्भ में सावित्रीबाई फुले के योगदान की विवेचना कीजिए। अब पता है लोग क्या करेंगे, इनके जो अन्य विचारक हैं उनके योगदान पढ़ने लगेंगे और दे जबरदस्त रट्टा मार, क्योंकि GS4 में भी पूछा है। अरे भाई, GS4 से पहले GS1 का पेपर हो चुका है जिसमें हिस्ट्री इंक्लूडेड है, और हिस्ट्री में जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, क्या आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो चैप्टर पढ़ते हैं, क्या सावित्रीबाई फुले को एक्सक्लूड कर सकते हैं? क्या उनको हटा के उस चैप्टर को पढ़ा जा सकता है? नहीं, जितना मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था उतना ही मैंने यहां यूज कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब आप इस पेपर का क्वेश्चन देख के लग रहे हैं सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले, जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, DK कर्वे, उनके सारे योगदान पढ़ते जा रहे हैं, तो दोस्त GS4 का ये डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। अगेन आई विल से, यहां पर टर्म्स का मतलब समझिए, स्टेटमेंट को खोलना सीखिए, उसका एलाबोरेट, उसका एक्सप्लेनेशन करना सीखिए। बाकी आपने जो GS में अभी तक पढ़ा है, लाइफ में जो समझा है, पॉइंट नोट करना, आपने अपनी लाइफ में जो चीजें समझी हैं उनको वहां पर लिखिए एक अरेंज्ड मैनर में। एक आंसर भी मैंने आपको इसीलिए दिखाया था। सो इज दैट क्लियर? सेक्शन A के नोट्स अब बन जाएंगे। तो नोट्स बनाने के लिए अगेन आई विल से कि जो आपने क्लास नोट्स लिया है बच्चे, इसी क्लास नोट्स के ऊपर अपनी जो समझदारी बन रही है, लेट्स से आपने यहां पर एक इंटीग्रिटी डेफिनेशन पढ़ी, आपकी जो समझदारी है उसको अपने पेन से वहीं नोट कर लीजिए, जबरदस्ती अलग का अपना नोट्स मत बनाइए।
ठीक है, ऐसे ही टर्म्स वाइज नोट्स बनाते जाइए। हार्डली मेरे पास ये कुछ 10-12 पेजेस के नोट्स बने थे, टोटल 21 पेजेस के एथिक्स इंटीग्रिटी के नोट्स है मेरे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दे रखा है वहां पर भी जाके आप नोट्स मांग सकते हैं, तो मैं वहां पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कह सकता हूं कि सेक्शन ए के लिए मैंने एक स्पाइरल डायरी अपना बना रखा था, जो अभी आपको मैंने बात बोला कि डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में ऐसा नहीं है कि इतनी हजारों किताबें पढ़ने लगनी है। पिछली बार भी लोग मतलब सोच रहे थे इतनी किताबें, नहीं, आपकी आदत के ऊपर है। तो ये एक स्पाइरल डायरी है। पता ये क्या होता था, मान लो मैं ट्रेन में, मेट्रो में कहीं जा रहा हूं, या मेरा जो भी मैंने ऑब्जर्व किया, किसी स्टेशन पे कुछ ऑब्जर्व किया, उसको बस लिख लेता था अपनी कॉपी पर। जैसे मान लो मैं कहीं जा रहा था कि यार जस्ट मैंने औरबिंदो के बारे में कोई होर्डिंग देखा और मेरे दिमाग में क्लिक किया कि औरबिंदो के जीवन रहस्य क्या था, तो मैंने एक लाइन में उनको वहां पर लिख लिया। तो इस तरीके से पूरी प्रिपरेशन के दौरान मेरे पास ऐसे फैक्ट्स हो गए थे कुछ कुछ, जिनको मतलब मेरी डेली लाइफ में मैं हर दिन अपनी बातचीत में यूज करता था और उनको आंसर्स में रिफ्लेक्ट करता था। तो इस टाइप का एक स्पाइरल जरूर बनाइए, क्योंकि आपने आज कितना अच्छी कोई बात सीखी। Until unless you don't carry it to the exam hall, it doesn't matter, it is not important for you guys, okay? तो कलेक्शन, एक तो क्लास नोट्स आपके पास हो गया, एक ऐसी स्पाइरल डायरी रखिए जिसमें अपने डेली ऑब्जर्वेशंस, अपनी समझदारी लिखते रहिए। बुक्स कहीं से पढ़ा, कोई एक पेज पढ़ा, उसको वहां से जो थीम निकला वो लिख लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे इसको रिवाइज करते रहिए। I am pretty sure because GS 1, 2, 3, 4 plus essay, everywhere I used those according to my analytical approach or my rational attitude. Getting my point? चलिए, now I move to case studies part, the section B. केस स्टडीज में भी कई सारे लोग फंसे रहते हैं। सिंपल सा फंडा है, मार्केट में भी आपको इंस्टीट्यूट के केस स्टडीज के नोट्स मिल जाएंगे, बहुत छोटे से, जहां मुझे लग रहा है हार्डली 40 से 50 केस स्टडीज उसमें हो, डिफरेंट टाइप की। मैंने भी इस टाइप का एक कॉपी ले लिया था और उन केस स्टडीज के थ्रू ये जानने की कोशिश की कि फ्रेमिंग कैसे की जाती है। ध्यान दीजिए, नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल भी, उनकी ये आदत नहीं होती है कि जो केस स्टडी दिया है उसका इंट्रोडक्शन लिखें, वो सीधा का सीधा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जो दे रखे हैं उनके आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन, और इस अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए कोई अलग से ज्ञान इकट्ठा नहीं करना होता है। जो अभी सेक्शन ए में बताया उसी ज्ञान को यूज कीजिए, जनरल स्टडीज के ज्ञान को यूज कीजिए। फॉर एग्जांपल कहीं जैसे मान लीजिए आर्य फॉरेस्ट में अभी वो वहां पर जो पेड़ गिराए जा रहे थे महाराष्ट्र में, तो उनको लेकर कोई इशू आया था, तो वहां पर अपने एनवायरनमेंट वाले जो एक्ट्स हैं या कोई ऐसा मूवमेंट चला है जो आपको वहां पर लग रहा है सुटेबल है, तो उसको वहां रखिए। डोंट थिंक इट इज फॉर ओनली GS3। आई एम टेलिंग यू, सपोज दैट क्रुएलिटी, वाइल्ड लाइफ क्रुएलिटी को लेकर कुछ है, तो फिर पशु क्रूरता अधिनियम, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72, प्रधानमंत्री के अंडर में एक बोर्ड भी है, कैसे वो फंक्शन करता है, इंडिया की जो अगले 15, 16, 17 साल की पॉलिसीज है इसको लेकर वो क्या है। तो एनवायरनमेंट वाली केस स्टडीज में अपने उस GS पार्ट वाले को भी यूज कीजिए टू स्ट्रेंथन योर आर्गुमेंट, अपने आर्गुमेंट को मजबूत करने के लिए। तो आई विल से स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। और ये मैंने कहां से सीखा, जो मैं ये कॉपी लिया था मार्केट से, उससे मैंने सीखा कि अच्छा कैसे एक अच्छा केस स्टडी लिखा जाएगा। सेकंड चीज जो मैंने अभी आपको बताया, आपके ऑब्जर्वेशंस किससे बेटा, GS स्टडीज से, इनको भी यहां पर यूज कीजिए, लेकिन समझदारी और बेहतर एनालिसिस के साथ, ठीक है। नंबर थर्ड पार्ट, एड्रेस each part of case study equally, please mind it here। कई लोग क्या करते हैं, अगर एक केस स्टडी में 3 पार्ट पूछे हैं तो पहले पार्ट में लग दिया
60%, दूसरे वाले में 30% और तीसरा वाला 10% में फिनिश कर दिया। दोस्त, ये आपके स्ट्रक्चर को खराब करता है और आपके मार्क्स को नीचे ले जाएगा। तो हर पार्ट को इक्वली एड्रेस कीजिए। इंट्रोडक्शन जरूर लिखिए केस स्टडी का, कि वो कहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से ये मैंने केस स्टडी लिखा, पार्ट बी पूरा एड्रेस किया जो जो उन्होंने पूछा। अब ऐसा भी नहीं है कि पॉइंट फॉर्मेट में ही आपको लिखना है, व्हाटएवर सूट्स यू, जो भी आपको ठीक लगे। पॉइंट्स में ये होता है कि मैं ज्यादा डायमेंशंस जल्दी जल्दी कवर कर ले जाता हूं। GS4 में खासकर जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, कई बार हिंदी में काफी टफ हो जाते हैं, तो मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा सिरदर्दी नहीं थी। मैं एकदम क्लियर हूं इस चीज पे कि मेरी बात क्लियर हो रही है या नहीं, एग्जामिनर समझ पा रहा है क्या नहीं। तो आप कमेंट भी देखेंगे उस चीज को, जिसने भी चेक किया है, कि सभी तथ्य प्रश्न से संगत है। मैंने कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव प्रवृत्ति। अब इस चीज के लिए करना क्या है, माथापच्ची नहीं करनी है। रचनात्मक, सृजनात्मक, आपको जो आ रहा है आप लिख दीजिए, वहां बहुत ज्यादा दिमाग खर्च मत कीजिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के अंदर, ये बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। क्लियर है अभी बच्चे? सो दिस इज ऑल अबाउट नोट्स मेकिंग फॉर दिस GS4। आई विल से GS4 के अंदर अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो किया नोट्स मेकिंग में, जो मैंने आज बताया आपको, आई एम प्रीटी मच श्योर आपके अदर पार्ट्स को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी सेव हो जाता है और आपका दिमाग बहुत शांत रहता है, बहुत शांत। क्यों बोल रहा हूं? मेंस के अंदर ध्यान से सुनिए, GS3 देने के बाद अक्सर लोगों का गणित कट चुका होता है, ठीक है। GS4 से पहले जो लंच होता है वहां दिमाग इतना हवाई फायर मारता है कि यार ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। मेंस के सेंटर पर मैंने लोगों को फिलॉसफी रिवाइज करते हुए देखा GS4 से पहले। जहां दिमाग शांत होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वहां फिलॉसफी। पूरे लेक्चर से क्या आपको लगा कि कहीं फिलॉसफी यहां पर आपको पढ़ने की जरूरत है? कुछ चीजें पढ़े, उनको एनालाइज करके एज एन सिविल सर्विस एस्पिरेंट आप उनको यूज कीजिए। तो यूज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डियर। कैसे करना है? बैक टू बैक आंसर्स लिखिए, बैक टू बैक केस स्टडीज लिखिए। केस स्टडीज में जो रिसोर्स वाला पार्ट है, एक तो मैंने बताया कोई क्लास नोट्स लीजिए, दूसरा एक चीज और फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर अभी मान लीजिए केरल में कोई फ्लड आया, देखिए उसका मैनेजमेंट कैसे हुआ, उस पर अपनी नजर रखिए। मान लीजिए दिल्ली में कोई राइट्स हो रहे हैं, 3-4 दिन 5 दिन ये न्यूज चलेगा, देखिए इसको सेटल कैसे किया, कैसे मोहल्ला पीस कमेटीज बनाए गए। तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन, एक जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते ये तो यार डेली यूज करते रहते हैं, समझते रहते हैं चीजों को, और इन्हीं को केस स्टडीज में यूज कीजिए। कैसे? एक बार आपको याद हो, अगर मैगी में कुछ डिफेक्ट आया था तो उन्होंने अपने सारे पैकेट्स, नेस्ले की जो कंपनी है, उन्होंने सारे पैकेट वापस लिए और उनको डिस्ट्रॉय किया था। तो इस टाइप की अगर आपके दिमाग में चीजें रहती हैं तो केस स्टडी सॉल्व करना और आसान हो जाता है। सो फॉर द सेक्शन बी आई हैड 2 resources. One is some concised part from class notes type, 40-50, बस मैक्सिमम 40-50 केस स्टडीज, और अदर इज माय ऑब्जर्वेशन थ्रू आउट माई प्रिपरेशन जर्नी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज GS4 को, मतलब अक्सर मैं ज्यादा लिखता नहीं था इसको, ऑनेस्टली स्पीकिंग। टेस्ट सीरीज सीधा जाके मेंस के पैटर्न पे ही देता था। बस हाँ, करता क्या था, जैसे मान लो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन ले रखा है, ठीक है, ये मैंने उठाया, क्वेश्चन देखा, सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्विक प्रकृति के 3 आधारभूत मूल्यों का कथन कीजिए और उनके महत्व को उजागर कीजिए। अब उन्होंने 3 मूल्य पूछे, कभी तो सीधा बोल देता है कि 10 मूल्य लिखिए। तो इनके लिए मेरा तरीका पता क्या था? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर छोटी छोटी बातें देते रहते हैं, तो मैं कुछ कुछ चीजों को नोट कर लेता था। जैसे उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट के बारे में कि वो कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव एंड इमेजिनेटिव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड टेक इनेबल्ड होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए। इनको मैं एक जगह नोट कर लेता था बार बार अपने, ऐसे जैसे मैंने ले लिया, अब मैं सोच रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो जस्ट चलते फिरते ही रिवाइज। अच्छा CCPPIT, अच्छा डिफॉक्स कैसे यूज करना है, अच्छा कलाम सर का कोई स्टेटमेंट क्या दिमाग में आ रहा है। वो चलते फिरते GS4 की तैयारी होती थी, जब सब पढ़ के बोर हो जाते थे
तो ऐसे कर लेते थे। अब विश्वास करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है। वापस से चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, बिकॉज अगर आपको देखना है तो वीडियो पीछे जाके देख लीजिए। आई होप नोट्स मेकिंग फॉर GS4 इज डन टुडे। कुछ भी आपके दिमाग में क्वेरी है, ऐसे का भी एक आएगा, इससे पहले GS3 बनाऊं क्या? अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता ही दीजिए कि आप लोगों को करना क्या है। और GS4 के अगर मेरे नोट्स चाहिए जो 21 पेजेस वाले हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मांग लीजिए या कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए। We, the team Nirmad IS, will try our best. So, keep enjoying, keep learning. All the best. Good luck.